के शहरों की खबरों को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। पहली खबर राजधानी लखनऊ से, जहां के गौरी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा तो कर दिया, लेकिन अभी तक इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। डीजीपी के मुताबिक 1:15 बजे लड़की के घर के पास से अमीनाबाद में उसे बाइक पर उठाया गया, वहीं 3 बजे तेलीबाग में उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन इतने वक्त में इतनी दूरी तय कर पाना नामुमकिन है। साथ ही पुलिस भी कई सवालों के जवाब इसमें दे ही नहीं पाई है। पुलिस ने पूरा होमवर्क इस केस की थ्योरी, इस केस में तर्क रखने के लिए किया ही नहीं। वहीं आगे बढ़ते हैं, लखनऊ के गौरी मर्डर केस का खुलासा हो गया। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक पूर्व प्रेमी हिमांशु प्रजापति हत्यारा निकला है। दूसरे लड़के से संबंध के शक में हिमांशु ने अपने साथी के साथ इस घटना को अंजाम दिया। हिमांशु लखनऊ के तेलीबाग इलाके का रहने वाला है। हत्या से पहले हिमांशु गौरी को लेकर अपने घर गया था और वहीं पर उसने गौरी की हत्या की थी। इस मामले में आरोपियों पर NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि रासुका लगाई गई है। दरअसल हिमांशु को शक था कि गौरी ने अपनी कुछ तस्वीरें किसी और को भेज दी और इसी बात पर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। पुलिस दावा कर रही है कि हिमांशु प्रजापति ने शराब के नशे में युवती को आरी से काटा। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई आरी को भी बरामद किया है। दरअसल हिमांशु प्रजापति पिछले करीब 1.5 साल से गौरी से प्यार करता था। उसने पिछले रविवार को किसी बहाने से गौरी से मिलने के लिए उसे बुलाया था। सीसीटीवी फुटेज में जो बाइक सवार नजर आ रहे वो हिमांशु था। गौरी को बाइक पर बिठाने के बाद हिमांशु ने 3 घंटे तक उसे मॉडल हाउस के आसपास घुमाया, फिर उसे लेकर तेलीबाग पहुंचा। हिमांशु कमांड अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का बेटा और वो जोधपुर से प्राइवेट बीकॉम कर रहा था। हफ्ते भर पहले गौरी का कई टुकड़ों में कटा हुआ शव मिला था, जिसके मामले में पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में थी। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन यहां पर थ्योरी पर पुलिस के पूर्व प्रेमी ने किस तरीके से हत्या की, तेलीबाग का मामला और जिस तरीके से जहां से अगवा किया गया था वो स्थल, उसमें काफी दूरी है। 1:15 बजे से 3 बजे के बीच में उतना फासला तय नहीं हो सकता। वहीं परिजन भी दूसरा दावा कर रहे हैं। गौरी श्रीवास्तव जो कहकर गए थी कि मैं 10 मिनट पर मैं वापस आ जाऊंगी, तो परिजनों ने उनको लगातार फोन करना चालू किया और लगभग 6:58 शाम को उनकी परिजनों गौरी श्रीवास्तव के फोन से एक व्यक्ति जिसने अपना नाम रोहित बताया, उससे उनकी बात हुई और रोहित ने ये बताया कि मैं उसका बॉयफ्रेंड बोल रहा हूं और गौरी श्रीवास्तव की तबीयत खराब हो गई है और मैं उसको पीजीआई ले जा रहा हूं। परंतु और अगर आप लोग उनसे मिलना चाहते हैं तो आप ईको पार्क आ जाइए। तो पुलिस ने गत 24 घंटे में 2 बहुत ही जघन्य हत्याकांड का सफल अनावरण किया है। हमारे साथ विवेक तिवारी, जी मीडिया संवाददाता मौजूद हैं। विवेक, ये बताइए कि हिमांशु प्रजापति के परिजन के दावे और पुलिस के तर्कों के बीच में कितना बड़ा फासला है? देखिए, पुलिस ने ऐसा लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी में इस केस को खोल दिया है। बहुत सी चीजों पर उन्होंने काम नहीं किया, कंफ्यूजन बना हुआ है और इस वजह से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। निहारिका, पहला सवाल तो ये है कि 1:18 पर अगर उसको लाठीशोर से पिक किया जाए और फिर उसको तेलीबाग में जहां वो लड़का रहता है जिस जगह पर, वहां ले जाके बातचीत करके और झगड़ा करके फिर उसको मारा जाए, ये संभव नहीं है। उतनी देर में वहां तक पहुंचना मुश्किल है क्योंकि वो जगह यहाँ से काफी दूर है। दूसरी बड़ी बात यह है कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ज्यादा खून बह जाने की वजह से मौत का कारण बताया गया था। अब यहाँ पर पुलिस ये कह रही है कि गला दबाया था, गला दबाने से उसकी मौत हुई। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल है। जिस आरी से काटा गया है उस आरी में अगर एक आदमी के जिस्म को पूरा काटा जाए कई टुकड़ों में तो आरी पर कुछ न कुछ तो असर पड़ेगा ही। वो आरी बिल्कुल साबुत दिख रही है। दूसरी इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि एक जवान लड़की को काटा गया है, जाहिर बात है बहुत सारा ब्लड निकला होगा। वो ब्लड आखिर कहाँ गया? एक ट्रेसेस उसके घर में नहीं मिले हैं, न ही कपड़े पे मिले हैं। तो वो आखिर इतना खून कहाँ चला गया और किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया कि इतना खून उस घर से निकल रहा है? आखिर वो खून कहीं तो निकल के बहा होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि 3 बजे के आसपास ये कह रहे हैं कि उसको मारा गया, तो लड़की को अपने घर में ले गया तो किसी ने देखा क्यों नहीं? आस पड़ोस के लोगों ने कैसे नहीं देखा? और फिर वो 3-4 राउंड में वो लड़की कटे हुए शव को अलग अलग हिस्सों में फेंक के आया है, उस वक्त किसी ने उसको कैसे नहीं देखा? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब वही पुलिस को तलाशने होंगे। इसके अलावा जो दूसरा लड़का पकड़ा गया है अनुज, उसके बारे में पुलिस कुछ नहीं बता पा रही कि इसकी क्या भूमिका थी।
अगर अभी तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि उसने इसमें हत्या में कोई भूमिका निभाई है या उसका साथ दिया हो, इस बात को लेकर के श्योर नहीं है पुलिस, तो फिर उसे क्यों गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो पुलिस की चोरी पर उठ रहे हैं। धन्यवाद विवेक जानकारी देने के लिए। तो लखनऊ के गौरी हत्याकांड में आरोपी हिमांशु के घर जी संगम पहुंचा है। हिमांशु प्रजापति के परिजनों ने आरोप लगाया कि हिमांशु हत्याकांड में शामिल नहीं था। परिजन दावा कर रहे हैं कि सीसीटीवी में दिख रहा शख्स उनका बेटा है ही नहीं, उनका परिजन है ही नहीं। हमारे साथ हिमांशु की माता जी हैं, इनसे कोशिश करते हैं पहचान कराने की जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने जारी किया। ना ऐसा कलर का पैंट है हमारे लड़के के पास, न ऐसा हेलमेट है, न उसकी जैकेट है, कहीं से वो हमारा लड़का नहीं लगा। मोटरसाइकिल तो इसमें वो बैग लटका है मोटरसाइकिल में। अच्छा, इसमें तो बैग नहीं दिख रहा। बैग हमारे उसमें कभी नहीं रहता, वो बैग लेके। ये इस तरह का हेलमेट पहनता था आपका बच्चा? इस तरह का नहीं पहनता था, दूसरी तरह का हेलमेट। ये जैकेट देखिए, काले रंग की इस तरह की जैकेट भी नहीं लग रहा है। लोवर तो पहनता ही नहीं कभी, किसी से भी पूछ लीजिए। मतलब ये कदकाठी से आपको लग रहा है आपका बेटा है या कोई और व्यक्ति? हमें नहीं लग रहा सर, ये हमारा। क्या अंतर है? अंतर है कदकाठी में बताइए क्या अंतर है? अंतर हमारा लड़का लंबा है इससे थोड़ा। अच्छा, बाकी कदकाठी दुबला पतला शरीर से? नहीं, वो दुबला, हमारा लड़का दुबला है। मतलब ये लड़का कुछ ज्यादा मोटा है या तगड़ा है? हाँ, तब मोटा तगड़ा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए जब पुलिस आपके पास कल रात में आई तो क्या क्या चीजें यहाँ से ले गई? यहाँ से जेवर ले गई, 2 अटैची ले गई, हमारा मोबाइल छीन लिया उन लोगों ने, फोन भी नहीं कहीं करने दिया। कोई आरी जैसी चीजें मिली है? हाँ मिली थी, लेकिन हमारे हस्बैंड हमेशा रखते थे उसको। किस तरह की आरी थी वो? 4 साल से, बस वो सरिया काटने वाली पतली सी आरी थी। तो सरिया काटते थे क्या आपके पति? सरिया मतलब जैसे काम लगता था, घर बनता था, अभी देख लीजिए हमारा घर ऊपर बना है थोड़ा सा, तो वो सरिया काटने के लिए रखते थे। उससे क्या इंसान को भी काटा जा सकता क्या? उसमें हमें नहीं लगता उससे इंसान काट सकता है। बड़ी थी छोटी थी? नहीं, ज्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी थी। आपके बेटे के बारे में ये कहा गया कि उसने जब यहाँ पर लड़की को लाकर पहली या दूसरी तारीख को मारा, उसके बाद काटा, जब आप 4 तारीख को लौट के आई तो कुछ ऐसा निशान आपको घर में मिले? कुछ भी निशान नहीं। देखिए पर्दे अभी हमने धोए नहीं है, इसमें अगर कहीं होता कुछ ऐसा तो कुछ तो निशान मिलता। हमने भी धोए भी नहीं है, अभी हमको आए 3-4 दिन हुआ, घर की साफ सफाई में जुटे हैं, लेकिन कोई ऐसा निशान हमको नहीं मिला। इसका मतलब पुलिस क्या आपको लग रहा है कि झूठ बोल रही है या गलत फंसा रही? पुलिस हमारे लड़के को फंसा रही सर। और उसे क्या गौरी नाम किसी लड़की को आपका लड़का जानता था? नहीं, कभी नहीं, कभी हमने जिक्र ही नहीं सुना गौरी नाम लड़की का। अमीनाबाद में क्या उसका दोस्ती यारी थी? कभी अमीनाबाद जाते ही नहीं था, उधर कभी किसी लड़की से उधर की दोस्ती नहीं थी उसकी। क्या करता था इस समय? इस समय बीकॉम, वो महिंद्रा कोचिंग कर रहा हूँ। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ मैं विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के कृष्णा नगर में दवा व्यापारी के बेटे की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। इनके नाम है सुजीत, अमित, दुर्गेश, सज्जनलाल और सत्यम। हालांकि हत्या का कारण क्या है ये अभी साफ नहीं हो पाया। इस हत्याकांड के विरोध में व्यापारियों ने आज खूब हंगामा किया। वहीं एसपी महापंचायत सम्मेलन में भाग लेते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा कि जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। उन्होंने दावा किया कि एसपी सरकार ने जनता के कल्याण के लिए जितने काम किए उतना काम किसी और सरकार ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। मुलायम ने कहा कि एसपी सरकार ने गरीबों के लिए दवाई, पढ़ाई, सिंचाई मुफ्त की है। आरोप ये भी लगाया कि बीजेपी झूठे वायदे करती है। वहीं एसपी नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि पंचायतों को उनके अधिकार मिलने चाहिए। हरदोई जनपद के लोग आपका स्वागत किया जा रहा है। सबसे पहले क्या काम किया था याद है? 16.5 करोड़ रुपया भूमि विकास बैंक का कर्जा माफ। और क्यों माफ किया था? कि भूमि विकास बैंक तो जब कर्जा लेते हैं तो पहले रजिस्ट्री करवा लेते हैं, और जब रुपया नहीं दे पाते हैं तो नीलाम हो जाती है किसान की जमीन। तो आप प्रतिबंध लगा दिया कि कर्जा चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो चाहे भूमि विकास बैंक का हो, अब किसानों की जमीन नीलाम नहीं हो सकती है। चाहे वो पैसा सरकार को ही देना पड़े, किसान को मदद करना पड़े। हम लोगों ने वायदा किया था और नारे दिए थे, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। बताइए दवाई मुफ्त है या नहीं? बताते क्यों नहीं? पढ़ाई मुफ्त है कि नहीं? पढ़ाई मुफ्त, दवाई मुफ्त, सिंचाई मुफ्त।
किसान की सिंचाई मुफ्त, राजनीति में जो भी हूं उनकी बदौलत हूं, क्या हुआ? उनकी हरदम इच्छा रही कि किसी तरीके से पंचायतें मजबूत होना चाहिए और संविधान में जो 74वां संशोधन हुआ था नेताजी वो इसी मारे हुआ था कि चाहे नगर पालिका हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे क्षेत्र समिति हो और चाहे ग्राम सभा हो, सभी स्तर पर पंचायत स्तर के जो चुने लोग हैं उनको अधिकार मिलना चाहिए। आप भी इसके पक्षधर हैं, हम भी इसके पक्षधर हैं और आपने दिया भी अधिकार था। जब तक मुलायम सिंह यादव हैं किसी चुने हुए प्रतिनिधि के अधिकार में कमी नहीं होगी, इनको पूरा अधिकार। वहीं एसपी नेता शिवपाल यादव ने यूपी सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि जो काम किया है वो हिंदुस्तान की कोई और सरकार कर ही नहीं सकती है। कैबिनेट मंत्री का कहना है कि यूपी की कानून व्यवस्था देश की सबसे अच्छी कानून व्यवस्था और बाकी प्रदेशों के मुकाबले यूपी में अपराध कम है। देखिए, हमारी सरकार ने जो वादे किए थे पूरे कर दिए और हमारी सरकार वो काम कर रही है जो हिंदुस्तान की दूसरी सरकारें हमारी सरकार का अनुकरण कर रही है। जो हमारी सरकार ने योजनाएं लागू कर दी हैं किसी भी प्रदेश में लागू नहीं है। अब हमारी सरकार ने जो इतना अच्छा काम किया है उसकी वजह से दूसरे लोग परेशान हैं। वहीं ललितपुर में छेड़खानी से तंग आकर आत्मदाह की कोशिश करने वाली लड़की की हालत अभी भी गंभीर है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने छायन गांव के ग्राम प्रधान के खिलाफ नोटिस देने का निर्देश दिया है। आगे बढ़ते औरैया कोतवाली के नारायणपुर इलाके में रहने वाले शिक्षक वेद प्रकाश से बदमाशों ने 11 लाख की रंगदारी की मांग की है। 11 लाख न देने पर शिक्षक के परिवार को अपहरण कर जान से मारने की धमकी दी गई है। हालांकि शिक्षक ने इसकी सूचना पुलिस को दी है, लेकिन फिर भी पूरा परिवार दहशत में है। घर से निकलना बंद है। परिवार कह रहा है कि जब पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर लेती तब तक उनका परिवार घर से नहीं निकलेगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस मामले में जांच आगे बढ़ा दी है। अभी एक अध्यापक आए हुए हैं, उन्होंने तहरीर दी हुई है कि उनको एक चिट्ठी लिख करके किसी ने धमकी दी हुई है, तो अभियोग पंजीकृत कर लिया जाए, उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। अरे हमको बहुत डर लग रहा है, हमारे बच्चे खा पी नहीं पा रहे, रात घर से निकलने में भी डर लगता है, कैसे स्कूल जाएं क्या करें समझ में ही नहीं आता है, परेशान है। 11 लाख की मांग की गई है, उसमें हम बिजली जालौन में पढ़ाते वहीं से मांग की गई। अब क्या बीएडीए वहाँ पर पकड़ अक्सर होती है और फिरौती लेके वहाँ रखा जाता है। वहीं दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल के पत्थर पीले पड़ते नजर आ रहे हैं। आईआईटी कानपुर ने कहा कि अगर वक्त रहते कोई कदम नहीं उठाया गया तो ताजमहल अपनी चमक खो सकता है। आईआईटी कानपुर ने 2 अमेरिकी तकनीकी संस्थाओं के साथ मिलकर सर्वे किया है, जिसमें पता चला है कि वायुमंडल में फैले कार्बन पार्टिकल्स ताजमहल पर बहुत बुरा असर डाल रहे हैं। इसके लिए जल्दी कोई ठोस कदम उठाना जरूरी है, नहीं तो ताजमहल अपना अस्तित्व खो देगा। से जो ब्लैक कार्बन आ रहा है उसको हमें कम करना पड़ेगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे मैं कहूंगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर पे अगर हम ध्यान दें तो उनसे डीजल पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज्यादा एमिट हो रहे हैं और ब्लैक कार्बन उनका एक बड़ा हिस्सा है। तो अगर हम ऑटोमोबाइल में स्कूटर्स, 3 व्हीलर्स, कार्स, बसेस में हम एक नए तरह का फिल्टर इंट्रोड्यूस करें, जैसे कैलिफोर्निया ने क्या किया। कैलिफोर्निया की स्थिति इसी तरह थी आज से 50 साल पहले। उनका मेट्रोलॉजी और एमिशन दोनों ज्यादा थे जैसे हमारी स्थिति है। उन्होंने कहा कि हमारे जो लॉज हैं वो सारे अमेरिका से अलग होंगे। अमेरिका के लॉज नहीं, उससे उन्होंने ज्यादा सख्त लॉज लगाए और साथ में उन्होंने लो सल्फर फ्यूल लगाया और डीजल पार्टिकुलेट मैटर फिल्टर। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा इस बार ताज के दीदार करने नहीं जा सके। शायद भारत के अगले दौरे पर वे आगरा जरूर जाएं। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या तब तक ताज की यही खूबसूरती बरकरार रहेगी? कैमरामैन पीयूष कुमार के साथ राजेश अग्रवाल, जी मीडिया, कानपुर।
हम बात करेंगे बरेली की, जहां के फरीदपुर में 5वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 3 शख्स की गिरफ्तारी की है। एक आरोपी अभी भी लेकिन फरार है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई ज़ायलो गाड़ी बरामद की है। इन आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाया गया है। 3 दिन पहले स्कूल जा रही छात्रा को कार सवार 4 लड़कों ने अगवा करके उसके साथ गैंगरेप किया था, लेकिन लोगों ने इस मामले पर हंगामा किया। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस फोर्स इलाके में लगाया गया और पुलिस ने कार्रवाई की जैसे तैसे। के मामले में हम लोगों ने नामजद तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। एक अज्ञात अभियुक्त की बात आई हुई थी, उस अभियुक्त के बारे में भी हमें जानकारी हो गई है और उसके गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम गई है और बहुत उम्मीद है कि आज शाम रात तक हम उसकी भी गिरफ्तारी कर लेंगे। पीड़िता का मेडिकल करा लिया गया है और उसका 164 का बयान कल सोमवार को हम लोग कराएंगे कोर्ट में और इसमें समस्त विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में बच्ची के अपहरण के बाद रेप करने के मामले में पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की है। यहां आपको बता दें कि 8 साल की बच्ची का सोते सोते अपहरण कर लिया गया था। बाद में उसे खेत में गंभीर हालत में पाया गया था। इसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई की थी। गाजियाबाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस संघ के समर्थकों को संबोधित किया। मोहन भागवत ने लोगों को संघ की विचारधारा से अवगत करा, लोगों को हिंदुत्व का मतलब समझाया। हालांकि इस दौरान भागवत काफी संभल कर बोले, किसी विवादित बयान से बचते नजर आए। उन्होंने संघ के समर्थकों को संबोधित करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता की भी बातें कही। अंग्रेजों को, लेकिन उस नायक को समाज का आत्मीय संपर्क रखने नमस्ते सदा वत्सले, तो लोगों को लग सकता है संघ एक बड़ी संगीतशाला है, फिर अच्छा आपका एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, पहाड़ों से नदियां निकलती है, हिमाचल से कितनी सारी नदियां निकलती, आप भी उसके लाभ और इस देश को बांटने की चेष्टा करते हैं। तो अंग्रेजों को, लेकिन उस यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने वाराणसी में एक स्कूल में शिरकत की। मीडिया से मुखातिब राज्यपाल ने कहा, सबका विकास अगर होगा तभी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। साथ ही बिहार में मचे घमासान पर बोलते उन्होंने कहा कि बिहार के राज्यपाल जो फैसला करेंगे वो सही होगा। विषय जो है कि विकास कैसे करना है, विकास तो सबका साथ में होना चाहिए। अब इसके संबंध में देखना ये चाहिए कि सबका विकास होता है। सबका विकास जब होगा तभी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ सकता है। मैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े विधिज्ञ के नाते ही केशरीनाथ त्रिपाठी जाने जाते हैं। अब वो इस समय पर वहाँ के राज्यपाल है और मुझे ऐसा लगता है कि वो उचित निर्णय करेंगे। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वहीं डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत 25 शहरों के कई इलाके को वाईफाई जोन घोषित किया है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से वाईफाई जोन का उद्घाटन किया है। यहां के 84 घाट 30 मार्च तक वाईफाई हो जाएंगे। इन घाटों के अलावा सारनाथ बीएचयू भी वाईफाई होगा। 30 जून तक पूरे शहर को वाईफाई जोन के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा। वाराणसी के अलावा इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, तिरुपति सहित देश के 25 शहरों का चयन हुआ है, जिसको वाईफाई जोन घोषित किया गया है। ऐतिहासिक धरोहर वाले शहरों को इसमें प्रमुखता दी गई है। वहीं इस दौरान रविशंकर ने कहा कि बीएचयू में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क खोलेंगे। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही नोएडा से, जहां के दादूपुर गांव में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से गांव के प्रधान उनका गनर घायल हो गया है। घायल दोनों लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोग इसे हालांकि गैंग वॉर का मामला बता रहे हैं। वहीं एक तर्क ये भी है कि हर्ष फायरिंग से जुड़ा मामला है। हालांकि दोनों लोग जो अस्पताल में भर्ती उनकी हालत नाजुक है।